Okay, so today we are going to learn a very interesting topic called as lateral displacement. As far as your syllabus is concerned, it is included, but ना ही कोई फॉर्मूला दिया है, ज़्यादा थ्योरी भी नहीं दिया है, जस्ट उन्होंने एक डायग्राम फिगर ड्रॉ करके छोड़ दिया है. बट यस, it is important and we may need it for some numericals, so I'm gonna take it. Okay, तो what is lateral displacement by the way? बहुत easy है. फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास ये एक ग्लास स्लैब है, राइट. देन इस ग्लास स्लैब पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ. लेट अस से दिस इज द रे ऑफ लाइट व्हिच इज इंसिडेंट. ओके, एंड दिस रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल आई विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. तो ये नॉर्मल टू द सरफेस है. मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको एक्सटेंड कर ही देता हूँ बिकॉज वी विल नीड इट एनीवेज. ओके, दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस. देन अगर यहाँ पे ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो इन दैट केस रे ऑफ लाइट जो है वो सीधा जाता. इट शुड हैव ट्रैवल्ड स्ट्रेट along this black line if there was no glass slab. Okay, but glass slab तो है, so we have that glass slab. Then because of the glass slab, ये जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट बेंड हुआ है. And because the light ray was traveling from rarer to denser medium, it is bending towards normal, right, over here. Good. अब इस सरफेस पे क्या हुआ वापस से? Let me draw a normal over here also. This is normal to the surface again. Again at this surface, इस सरफेस पे लाइट का वापस एक बार रिफ्रैक्शन होगा. So light will refract again, right? So concept is very simple. The idea is very simple. Okay, तो आइडिया ऐसा है दैट हमारे पास एक रे ऑफ लाइट था. इट वाज गोइंग स्ट्रेट. ओके, एक मीडियम आ गया, मतलब एक ग्लास स्लैब आ गया, तो वो बेंड हुआ. रे ऑफ लाइट बेंड हुआ, राइट. वापस से और एक बार सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है. अगेन लाइट इज बेंडिंग ओवर हियर. सो देयर आर टू रिफ्रैक्शंस, राइट. देयर आर टू रिफ्रैक्शंस. हमको ऑलरेडी पता है द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. We already know that this angle is angle of refraction r. We already know this is nothing but delta. एंगल ऑफ डेविएशन मैंने आपको बताया था. एंगल ऑफ डेविएशन मतलब क्या? कितने एंगल से लाइट डेविएट हुआ, लाइट ने अपना पाथ चेंज किया. तो व्हाट इज द डेविएशन ऑफ दैट रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ओरिजिनल डायरेक्शन, राइट. तो ओवरऑल व्हाट हैज हैपेंड इज, ओवरऑल ऐसा हुआ कि जो रे ऑफ लाइट है वो डिस्प्लेस हो गया बाय दिस अमाउंट. दिस इज कॉल्ड एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट. मतलब अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो उस केस में रे ऑफ लाइट शुड हैव वेंट स्ट्रेट. रे ऑफ लाइट सीधा सीधा निकल जाता. बट बिकॉज ऑफ द ग्लास स्लैब द रे ऑफ लाइट इज डिस्प्लेस्ड एंड द एमर्जेंट रे मतलब ये एंगल है, एंगल ऑफ एमर्जेंस. एमर्जेंस मतलब जब ग्लास स्लैब में से लाइट बाहर निकलेगा तो उसको बोलेंगे एमर्जेंट रे. तो एंगल ऑफ एमर्जेंस इज ई. एमर्जेंट रे जो है द वन इन द रेड, जो रेड में दिखाया मैंने, दैट इज पैरेलल टू द ओरिजिनल डायरेक्शन. तो एमर्जेंट रे और ओरिजिनल डायरेक्शन पैरेलल है, मतलब द रे ऑफ लाइट इज डिस्प्लेस्ड पैरेलली. इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, राइट. द क्वेश्चन हियर इज, ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूं, लेट मी डिनोट दिस लैटरल डिस्प्लेसमेंट बाय डी. What is the value of this d basically? How much is the lateral displacement?
कितने अमाउंट से रे जो है वो डिस्प्लेस हुआ, राइट। ओके, तो एक बेसिक चीज यहां से आगे हमेशा याद रखना, किसी भी दो रे ऑफ लाइट में, आगे काम में आएगा, आपको 12th में लगने वाला है, किसी भी दो रे ऑफ लाइट में अगर आपको डिस्टेंस ढूंढना है, हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू रे ऑफ लाइट, what you do is you always draw perpendicular from one ray onto other, right? हमेशा ये बेसिक चीज याद रखना, okay, good. So this angle is, let us say, 90 degree. It's not, let us say it is 90 degree basically, because we are drawing perpendicular from one ray onto other, 90 degree होगा. कुछ नामकरण कर देते हैं because names are important. So we will give some names. Let us call this particular point as O, this point as M, this point as N. Lateral displacement is nothing but Mn, right? तो ये जो lateral displacement की बात कर रहा हूँ Mn ही है basically. Then let us say ये जो ग्लास स्लैब हमने लिया है, ग्लास स्लैब का थिकनेस जो है that is T. तो ये जो ग्लास स्लैब हम लोग ने लिया है इसका थिकनेस है T. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है म्यू, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है, then this point let us say is P. So that's it, this are the notations that we need, right? तो मैं वापस बता रहा हूँ what we are studying here. मैं वापस बता रहा हूँ, the case under study is lateral displacement. मतलब क्या, हमारे पास मान लो एक ग्लास स्लैब है, this is a glass slab let us say, हमारे पास एक रे ऑफ लाइट था, वो ऐसा इंसिडेंट हुआ, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो रे ऑफ लाइट सीधा जाता, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो, बट since we have a glass slab, this ray of light will bend at this surface and it will bend towards normal, क्योंकि it is going, the ray of light is going from rarer to denser medium. Okay, then there's another normal over here. वापस से सेकेंड सरफेस पे और एक बार रिफ्रैक्शन होगा, there is one more refraction, right? तो what is happening, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता, in absence of glass slab, the ray of light would have traveled straight in this particular direction, but because of the glass slab the ray of light is refracting twice and it is getting displaced by some amount which is called as d. So you have a lateral displacement d over here, right? Good. Then I'll just give some arrows. We know this is angle of incidence I, we know this is nothing but angle of refraction r, this is angle of deviation delta, right? This is angle of emergence E, refractive index is mu, thickness of the slab is T. और बस इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर लिया था, तो इस पॉइंट को P बोला है, इस पॉइंट को M बोला है, हमको D निकालना है, तो मैं M से सेकेंड ओरिजिनल डायरेक्शन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, उसको N बोलूंगा, so this becomes D also. Okay, good. तो बहुत सिंपल है ये, it is extremely simple thing, right? So we don't need two diagrams, we just need one diagram. And what else we need is to derive the equation. In many books they don't give you derivation. In fact, if I'm not wrong, in your textbook they have not even given you formula. I don't know, I have to check, but anyways, so lateral shift D जो है, this is given by T sec R
sine of I minus R. So this lateral shift is given by this particular formula, right? Okay. तो जो प्रूफ मैं लेने वाला हूं यहाँ पे, आई एम गोइंग टू प्रूव इट, but you don't have to do derivation. You just have to remember it as a formula. All right, because it's not in the scope of your syllabus, but I want you to know how to do such things, right? So looking at the geometry, ये जो diagram मैंने draw किया है, looking at that, what we know is, हमको पता है कि basically angles, you know this total angle is I. Alternate angle से ये angle I आएगा, right? So what we know is that I is nothing but R plus delta. So delta is nothing but I minus R. This is the first thing that you should know, right? So if I take sine delta, what is sine delta? Opposite side is Mn upon hypotenuse. Hypotenuse is OM from triangle OMN. So you need to focus on triangle OMN, and what you notice is sine delta is opposite side upon hypotenuse, मतलब MN upon OM. Therefore, what we get is MN. MN क्या था? ये था lateral shift D, not delta, it was D. Lateral shift D, यही तो find करना है. It will turn out to be OM sine of delta. Okay, right, easy. What is sine of delta? So this is OM sine of I minus R, right? ये जो OM है, this turns out to be T sec R. कैसे देखते हैं अब? So from triangle OPM, so if I take triangle OPM and if I take cos of R is adjacent side upon hypotenuse. OP upon hypotenuse is OM. So what we get from here is OM is equal to OP by cos of R. What is OP? OP is nothing but thickness of the slab T, right? So this is T, 1 upon cos R is sec R. So if I substitute OM is equal to T sec R in equation number 1, therefore from 1 and 2, what we have is Mn is equal to OM. OM is T sec R sine of I minus R. ये आ गया आपका lateral shift का formula. Okay, so I'm going to do it once again. I am going to derive it once again for you. We will also in the meantime make notes. बहुत easy है ये. पहले तो lateral shift क्या है वो define कर लेंगे. So this angle is I. Okay, good. Then we'll start defining and also deriving again. So how do we define lateral shift? Or by the way, इसको lateral shift भी बोलते हैं. So this is also called as lateral shift or lateral displacement is the same thing.
Okay, then how do we define it? बहुत easy है. When a ray of light passes through a glass slab, it is refracted twice at the two parallel faces. And देखो दो बार रिफ्रैक्ट हुआ, एक बार O पॉइंट पे, एक बार M पॉइंट पे, and finally emerges out parallel to its incident direction. That is इसका मतलब है the ray undergoes no deviation. देखो no deviation कब होता है? जब ray of light emerges out parallel. मतलब confusion यहाँ पे ये मत करना, just a minute. That is, it undergoes no deviation, right? This is known as this shift is known as lateral shift. Is known as lateral shift. Okay, तो confusion कहाँ होता है वो समझ लो. When I say that it doesn't, there is no deviation, देखो इसका मतलब क्या है. I am talking about final क्या था? ये red ray. Original direction क्या था? This one in the black, right? मतलब दोनों के दोनों पैरेलल निकले क्या? Yes. एंगल चेंज हुआ क्या? नहीं, सिर्फ पैरेलली शिफ्ट हुआ, एंगल चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन स्टिल सेम, डायरेक्शन अभी भी सेम है, राइट? तो देयर इज नो डेविएशन. डेविएशन कहाँ हो रहा है? ग्लास स्लैब के अंदर हो रहा है. मतलब दिस एंगल डेल्टा इज डेविएशन. तो ग्लास स्लैब के अंदर डेविएशन हो रहा है, राइट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड when a ray of light passes through a glass slab, it is refracted twice. अगर एक रिफ्रैक्शन होता तो डेविएशन होना ही चाहिए, बट यहाँ पे दो रिफ्रैक्शन है. At two parallel surface, एक बार O पे हुआ, एक बार M पे हुआ, right? And finally the ray of light emerges out parallel to its incident direction. That is, the ray undergoes no deviation, right? But let me say, instead of saying this shift, I will say the distance between the original direction and the emergent direction is known as lateral shift. That is better. So is known as lateral shift. This is better to say. Okay, easy है. Then lateral shift is given by lateral shift D is given by D is equal to T sec R sine of I minus R, right? We are going to prove it, but this proof is not in the scope of your syllabus, so you don't have to worry about it, right? Okay, so we will start with from triangle, or from figure, let us say from figure, what we have is
I is equal to R plus delta. Therefore, delta is equal to I minus R, equation number 1, right? From triangle OMN, we can write down sine of delta is opposite side upon hypotenuse, correct? Therefore, what you have is Mn is equal to OM sine delta. Therefore, what is Mn is formula for lateral shift D, that is equal to OM, और OM हमको find करना है OM sine delta, and this is I minus R, equation number 2. Okay, good, simple. Then so as you can see here, we have OM sine of I minus R. Then I will take triangle OPM from triangle OPM. Cos of R is adjacent side, और OPM triangle में adjacent side OP है और upon hypotenuse is OM. So OP by OM. Okay. So OP is nothing but thickness. So I will write it like thickness of the slab. Since OP is equal to T, therefore what we have is OM is equal to T by cos R, and 1 by cos R is sec R, equation number 2. Therefore, from 1 and 2, what you have is small d is equal to T sec R sine of I minus R. Hence, you have proved this particular formula for lateral shift. Easy, right? बहुत easy था. Then the next topic for the day is we are going to start with dispersion of light and prism. इसमें हमको prism formula भी derive करना है, but that is for next session. Today I am just going to give you introduction about what is a prism. I already know कि आपको पता है कि prism क्या है, but still मैं बेसिक से बताऊंगा प्रिज्म क्या है, प्रिज्म में रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस क्या है, उसके बाद एंगल ऑफ प्रिज्म किसको बोलते हैं, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एज किसको बोलते हैं. ओके, देन वी विल स्टडी व्हाट इज डिस्पर्शन. सो नेक्स्ट टॉपिक इन द लिस्ट इज dispersion of light, dispersion of light and prism. Okay, then to start off with, we are first going to study about prism. Let's talk about prism. Let's see what is a prism. So I'll start from explaining you basic things about prism, and then we will actually study dispersion later, but I will want to go through very basic of what is a prism. Okay, क्या होता है, बहुत बार आई एम अंडर इम्प्रेशन कि स्टूडेंट्स को पता है, बट बाद में से समझ में आता है कि दे डोंट नो बेसिक कॉन्सेप्ट्स because you haven't went through that earlier. I'm not blaming you, okay, I'm just telling you क्योंकि बहुत बार होता है, we expect that you know but you don't know, it's okay. So
प्रिज्म क्या होता है? देखो प्रिज्म बेसिकली देर आर टू ट्राइंगुलर surfaces and three rectangular surfaces. Okay, तो ये हो गया पहला ट्राइंगुलर सरफेस। Then you have a line. This line, by the way, is called as refracting edge. देखेंगे क्या है डिटेल में। Then you have something like this over here. इसको कनेक्ट करना पड़ेगा यहां से यहां तक। Then we have to connect these two sides, and then we have to connect finally from this point to this point over here. Okay, so this is how a prism looks like. तो टोटल 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस है और 2 ट्राइंगुलर। कैसे? 3 रेक्टेंगुलर 2 साइड्स जो आप देख रहे हो, और एक जो बेस है बॉटम है, ये 3 रेक्टेंगुलर है, और द फ्रंट एंड द बैक एंड आर ट्राइंगुलर। सो अ प्रिज्म इज अ वेज शेप। इसको वेज शेप बोलते हैं। वेज मैं लिखूंगा यहाँ पे, तब समझ में आ जाएगा। सो प्रिज्म इज नथिंग बट अ वेज शेप्ड triangular transparent block having 3 rectangular planes and 2 triangular planes. Okay, so let us first define what is a prism. Okay, तो सबसे पहले तो उसको डिफाइन कर देते हैं हम लोग। So a wedge shaped triangular transparent block having 3 rectangular and 2 triangular planes is called as prism. Okay, as shown in figure, okay, easy है। Then this prism is a part of transparent medium। मैंने पहले मेंशन किया कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, right? bounded on two sides by 2 plane surfaces। by the way, मैं मतलब सिर्फ बोलना ये चाहता हूँ that these 2 surface, एक ये और एक दूसरा उस साइड से, these 2 surfaces are called as refracting surfaces or plane surfaces. So this one and this one, these are refracting surfaces, and this is called as refracting edge। Okay, तो ये जो 2 रेक्टेंगुलर सरफेसेस है, प्लेन सरफेसेस, दे आर कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। मतलब लाइट को वहां पे इंसिडेंट करवाना है, दिस इज द आइडिया। देयर इज नो यूज अगर आप ट्राइंगुलर या फिर बेस। बाय द वे, ये जो बॉटम है इसको बोलते हैं बेस। तो अगर हमको प्रिज्म का यूज करना है तो लाइट इज सपोज टू बी इंसिडेंट ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस।
दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को जो लाइन कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। रिफ्रैक्टिंग एज का जो अपोजिट साइड होता है उसको बोलते हैं बेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में जो एंगल बनता है, this is called as refracting angle of a prism. So this angle over here is called as a refracting angle of prism, right? अगर मैंने if I cut this prism here, okay, anyways, अगर मैं इस प्रिज्म को यहां से काटता हूं, मतलब इसका मतलब अगर मैं प्रिज्म को रिफ्रैक्टिंग एज के परपेंडिकुलर कट कर रहा हूं, so what I am doing is I am cutting over here, okay, so I am cutting the prism over here, मतलब रिफ्रैक्टिंग एज को परपेंडिकुलर काट रहे हैं हम लोग। रिफ्रैक्टिंग एज वो स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन को मैं मतलब what I am saying is this, I am cutting from here perpendicular to the refracting edge। रिफ्रैक्टिंग एज को परपेंडिकुलर अगर मैंने काट लिया तो एक ट्राइंगल दिखने वाला है हमको। जैसे अगर आपके पास वायर है, वायर को अगर परपेंडिकुलर चॉप करोगे, काटोगे तो सर्कल ही दिखेगा, बिकॉज वायर इज सिलेंड्रिकल, है ना। ये ट्राइंगुलर है, इसको मैं अगर काटता हूं तो आई विल सी अ ट्राइंगल, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल सेक्शन। मतलब दिस पर्टिकुलर सरफेस इज बेसिकली प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म, राइट। तो यू शुड नो दिस बेसिक्स, क्योंकि जब मैं आगे प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करूंगा तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट इज रिफ्रैक्टिंग एज, what are refracting surfaces, what is refracting angle, what is base, what is principal section। ये आपको बाय डिफॉल्ट अभी पता होना चाहिए, राइट। गुड, हम लोग लिख लेते हैं एक एक करके, दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि फिर आप लोगों को रिवाइज करने के लिए इजी होगा। सो वील जस्ट राइट इट डाउन। Okay, so prism is a part of transparent medium bounded on two sides by plane, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग surfaces right, inclined to each other। inclined to each other मतलब ये जो दो surfaces है, they are making some angle, उस angle को हमने refracting angle बोला है, inclined to each other। okay, the angle between the two refracting surfaces is called as refracting angle of the prism। okay, then what else do we have to define? क्या रह गया? रिफ्रैक्टिंग एज और बेस और प्रिंसिपल सेक्शन, ये डिफाइन करना रह गया हम लोगों का। सो the line joining the two refracting surfaces, or I will say the line along which the refracting surfaces
meet each other is called as refracting edge of the prism. Refracting edge of the prism, right? Then मैंने बताया था रिफ्रैक्टिंग एज को अपोजिट जो होगा वो बेस होता है. A face opposite to refracting edge is called as base of the prism. And lastly, what we have defined was a section of the prism which is perpendicular to its refracting angle or to its refracting edge is called as principal section of the prism. Okay, so this was all about basics of prism, right? अब प्रिज्म क्या करता है वो देखेंगे. प्रिज्म डिस्पर्शन करता है. डिस्पर्शन का मतलब क्या? सी द थिंग इज, जो भी लाइट आप नॉर्मली यूज करते हो, इवन वन इन द बैकग्राउंड या फिर आपके घर में जो ट्यूबलाइट है, एलईडी लाइट्स है, एक्सेप्ट फॉर दैट बल्ब, वो जो आप टंक्शन का बल्ब लाते हो वो छोड़ के, ओके, जहां पे भी व्हाइट कलर दिखता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ. जब भी आप व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म पे इंसिडेंट करोगे, व्हाट यू सी इज वो 7 कलर बाहर देता है. इट बेसिकली स्प्लिट्स white light into its components, and those components are Vibgyor: violet, indigo, blue, yellow, orange, red. करेक्ट. ओके, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन. सिंपल. एक रे ऑफ लाइट गया, 7 बाहर निकले, डिस्पर्शन. सिंपल. द वन ऑफ द natural dispersion phenomenon that you see and you have, I am very sure हर एक ने देखा है, rainbow. Rainbow is nothing but dispersion of white light coming from sun, splitting into 7 components, right? That is dispersion. So dispersion को define कैसे करेंगे हम लोग? Separation of white light into its constituent or component colors is called as dispersion. अब ये dispersion होता क्यों है? ये dispersion होता क्यों है ये समझाने के लिए what I will do is I will take a principal section of a prism. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब आप रिफ्रैक्टिंग एज के अलोंग एक प्रिज्म को काटोगे तो व्हाट यू सी इज दिस. यू सी अ ट्रायंगल बेसिकली. अब होगा क्या? लेट अस से हमारे पास व्हाइट लाइट है. व्हाइट लाइट मतलब it is not a single wavelength. White light means it has many colors and it is incident something like this. ये ऐसा इंसिडेंट हुआ और ये ओरिजिनल डायरेक्शन है. ओरिजिनल डायरेक्शन मैंने दिखा दी यहाँ पे. बट what happens is, what have we learned? मैंने इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा डिटेल में बताया था आपको, जो बुक में नहीं मेंशन किया था, पर करना चाहिए था पर किया नहीं था. कोई बात नहीं, हमने कर लिया. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. अभी मीडियम क्या होगा? प्रिज्म होगा इस केस में, क्योंकि लाइट प्रिज्म के अंदर जा रहा है. व्हाट एल्स वी नो इज c upon n lambda. Velocity is what? Velocity is frequency into wavelength. n lambda होता है वो. Okay, so what we notice, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है फ्रीक्वेंसी, तो mu is inversely proportional to lambda. मतलब जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम. लिंक करते जाओ. जिसका वेवलेंथ
सबसे ज्यादा, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। मतलब हमने मटेरियल चेंज नहीं किया, प्रिज्म तो ग्लास का ही था, लेकिन अलग अलग वेवलेंथ मतलब अलग अलग कलर के लिए, क्योंकि हमको पता है, हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि रेड लाइट उसका वेवलेंथ होता है 7000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 7 इंटू 10⁻⁷ मीटर, या फिर 700 नैनोमीटर, या फिर 7000 एंगस्ट्रॉम। ब्लू का कितना होता है? अराउंड 3000। ब्लू इज अराउंड 3000, ओके, राइट। तो व्हाट वी नो इज wavelength of each color is different, मतलब refractive index of each color for the same material will be different। भले ये प्रिज्म ग्लास से बना है, बट रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, वॉयलेट के लिए अलग, येलो के लिए अलग, ऑरेंज के लिए अलग, ब्लू के लिए अलग, राइट। अब इससे क्या हुआ फिर? what we know is that refractive index is related to Snell's law, sin i by sin r। Snell's law ना, ऐसा नहीं याद रहता तो फिर ऐसा याद रखना। refractive index of medium 1, sine of angle in medium 1, refractive index of medium 2, sine of angle in medium 2। अभी यहाँ पे एंगल कौन सा होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होगा ना। आई मीडियम 1 में, मीडियम 1 क्या है? एयर है ना, तो फिर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो μ1 इज 1, तो साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। तो मुझे मिल गया μ2, मतलब उसको म्यू बोल दूंगा मैंने पहले बताया था, अगर जब एक ही मटेरियल है तो फिर μ2 μ1 का झंझट रखना ही नहीं। इफ सराउंडिंग इज एयर, डोंट से μ2, जस्ट से म्यू, आपके ऊपर है। आई स्टिल प्रेफर μ2 क्योंकि कंफ्यूजन होता ही नहीं है फिर। हाँ μ2 ठीक है ग्लास का, μ1 एयर था, छोड़ दिया, वैक्यूम था, जो भी था। तो ये आ गया आपका साइन आई बाय साइन आर। तो क्या हुआ? क्योंकि वेवलेंथ अलग हुआ, इसके लिए हर एक कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हुआ। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हुआ, मतलब रिफ्रैक्शन, मतलब द अमाउंट बाय विच ईच कलर विल बेंड विल बी डिफरेंट। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। लिंक लगाओ। अगर आपको ये चीज पता ही नहीं होती तो आपको समझ में नहीं आ रहा डिस्पर्शन क्या है। देखो, द थिंग इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is 1 upon lambda, lambda for each color is different, right? इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट, बट देन व्हाट वी नो इज angle of refraction also depends on mu, मतलब it is proportional to lambda, something like this, okay, right, correct, clear, simple। तो हर एक कलर अलग अलग अमाउंट से बेंड होगा। सो सबसे कम बेंडिंग किसका होता है? रेड कलर का। आई हैव नॉट रिटन फॉर्मूलाज अप टू द मार्क, मैं सिर्फ तुमको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। So the idea is simple. Since white light has 7 different colors and each color has different wavelength and refractive index for each color is different, hence the angle, the amount by which each color will bend, refract inside the prism will be different. Okay, right. तो रेड का सबसे कम होता है बेंडिंग। सो रेड कलर का डेविएशन जो है वो सबसे कम होता है। बाय द वे, यहाँ पे आने के बाद सेकंड रिफ्रैक्शन होगा और एक बार बेंड होगा, तो इट विल गो समथिंग लाइक दिस, राइट। देन फॉर ब्लू लाइट का बेंडिंग सबसे ज्यादा होता है, ब्लू या फिर वॉयलेट, नॉर्मली हम लोग वॉयलेट लेते हैं यहाँ पे, ओके। इसका बेंडिंग सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम, ओके। फॉर येलो, देखो बेसिकली क्या है कि अभी 7 के 7 कलर दिखाना डिफिकल्ट होता है हम लोगों को, वी कैन नॉट शो ऑल 7 कलर्स ओवर हियर, राइट। दैट्स व्हाई हम लोग 3 कलर दिखाते हैं, वॉयलेट, येलो एंड रेड। और येलो का वेवलेंथ इन बिटवीन है,
तो इन अच्छा दिखेगा नहीं कुछ यहाँ पे. It is so light that I am not able to show. Yes, ठीक है, ऑरेंज ले लेंगे, इसको येलो बोल देंगे बट इट्स ऑरेंज कलर, डजंट मैटर. करेक्ट. सो दिस इज हाउ इट इज. तो क्या हुआ ये कि अंदर जाते वक्त तो व्हाइट लाइट गया, बाहर आते वक्त रेड, येलो, वॉयलेट ऐसा बाहर आया है. सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन अगर किसका है, द लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन इज फॉर रेड कलर, डेल्टा आर. उसके बाद you have delta y and then you have finally delta v. देखो डेविएशन हमेशा ओरिजिनल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन के बीच में होता है. यू डोंट मेजर एंगल ऑफ डेविएशन हियर, you measure angle of deviation between incident and emergent directions, right? Okay, so what we can write from whatever we have understood so far, हम लोगों ने ये देखा कि व्हाइट लाइट एक प्रिज्म में गया, व्हाइट लाइट हैज डिफरेंट वेवलेंथ. फिर हमको ये पता था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब c by n लैम्डा. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 by लैम्डा. क्लियर? करेक्ट. ओके. Also refractive index is proportional to, is related to r is equal to sin a by sin r, something like that. मतलब वेवलेंथ अलग हुआ इसलिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हर एक कलर के लिए अलग होगा, इवन दो द मटेरियल इज स्टिल द सेम. हमने प्रिज्म का मटेरियल नहीं चेंज किया, वो ग्लास का ग्लास ही है. ओके. लेकिन वेवलेंथ हर एक कलर का अलग अलग है, तो हर एक कलर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग है. क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो हर एक का अमाउंट ऑफ बेंडिंग अलग अलग है. शुड बी वेरी क्लियर. क्योंकि अमाउंट ऑफ बेंडिंग रिफ्रैक्शन अलग अलग है, इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन सबका अलग है. राइट. ओके. सो व्हाट वी कैन से इज फाइनली conclusion is this: angle of deviation for violet is greater than for yellow is greater than for red. Refractive index for violet is greater than for yellow and it is refractive index, and it is greater than for red. Okay. Or what you can say is velocity for violet in the prism, inside the prism, is less than velocity for yellow is less than velocity for red. Or what you can say is wavelength of violet is less than wavelength of yellow is less than wavelength of red. So this is what you conclude. Okay. Right. So what we will do is we will quickly write down what is dispersion and we will retain this diagram, क्योंकि diagram हमको लगना ही वाला है, तो we will just keep this diagram as it is. diagram हमको delete नहीं करना यहाँ से, we need this thing. Okay, but I would want to write things in little proper way. So this is incident white light. Okay, good. This color is red, yellow, and other things I have shown properly. So only thing that I need to show is the arrowheads, because it is important. The arrowheads are also really important. Okay, good.
So we'll start with dispersion of light. Dispersion of light. So in dispersion of light, what we can say is, as the wavelength of violet light is less than that of red light, the refractive index of the material of the prism for violet light is greater than the refractive index for the red light. Okay, good. So we need to write down, this is basically refractive index for violet, and refractive index for red we don't have space, so okay, let me make some space over here. Okay, all right. So for violet and for red, good. Then as different colors, as different colors have have different wavelengths, the refractive index of the material of prism of the material of prism the material of prism is different for each color. मैंने already बताया है, I'm just writing it in form of notes so that you can use it later. Because of this, what happens as a result of this, the rays of different colors are deviated by the prism through different angles, through different angles, and they travel in different directions, in different directions. Okay, after emerging, क्योंकि prism से बाहर आने के बाद ही we are talking about directions. So after emerging from the prism, good, right? So this separation of white light into its component or constituent colors is called as dispersion.
what we can say is this separation of white light into different colors gives rise to dispersion of light. Okay, so last but not the least, today we will define formally what is dispersion. फिर बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, सिर्फ डिफाइन कर लेते हैं, then we'll put other things, all angles and other things, and tomorrow's lecture. So the separation of white light into its constituent colors after passing through the prism is called as dispersion of light. Good. Simple. So what we have done today is हम लोगों ने आज स्टार्ट किया था लैटरल डिस्प्लेसमेंट से. मैंने ऑलरेडी बताया लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमने डिराइव भी कर लिया है. देन वी मूव्ड ऑन टू व्हाट इज अ प्रिज्म. प्रिज्म का हर एक बेसिक चीज मैंने ली है बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी विल नीड इन नेक्स्ट सेशन वेयर वी आर गोइंग टू डिराइव फॉर्मूला फॉर अ प्रिज्म. वो क्या है देखेंगे हम लोग. Then we went on to derive what is dispersion of light. बहुत सिंपल है, व्हाइट लाइट अंदर गया, 7 के साथ बाहर निकले, that is dispersion of light. क्यों हुआ मैंने बताया है, and sufficient. So tomorrow we are going to continue with this and then prism formula.